वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए जीएस मॉक टेस्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। डेली कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस सीरीज़ में सॉल्व करते हैं जो कि आपके लेटेस्ट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। पहला सेट हो चुका है और ये दूसरी टेस्ट सीरीज़ है जिसके मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं और ये वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो टॉपिक आप पहले से कवर कर सकते हैं या कर चुके हैं तो उनको आप अब रिवाइज कर पाएंगे। और इसके साथ साथ मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बचा हुआ समय 22 दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए, तो आप अभी भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो कंटेंट है, जैसे कि क्रैश कोर्स आपको दिया जा रहा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, वो भी आप ज्वाइन करके अपनी बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके साथ में अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। साथ में ही आप जैसे कि आर जी एग्ज़ाम, अभी डेट क्लियर नहीं है लेकिन एग्ज़ाम आपका होना है, तो कोर्स अभी से आप लेकर के तैयारी करेंगे तो आपको फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जिसमें वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज़ है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको बहुत ही कम पैसों में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज 2 है। देखिए अभी जो चीज़ें चेंज नहीं हुई, जैसे कि जो आईएसएफआर रिपोर्ट है उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, या जो मिनरल डेटा, एग्रीकल्चर डेटा है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और जो कुछ नया चेंज होगा इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो मैं आपको आगे अपडेट कर दूंगी जो आपके एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और मिनरल डेटा तो आपको फॉलो ही करना है, और जो पिछली रिपोर्ट्स हैं जैसे कि यूपीएसएफआर, आईएसएफआर, ये सारी रिपोर्ट भी आपको देखनी होती है और इनसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं वो भी आप मेरे साथ देखेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है, उसमें से हम लोग सही उत्तर चुनेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है, देश में जो कुल मैंग्रोव आवरण है वो 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, देश में कुल मैंग्रोव आवरण में वर्ष 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। थर्ड है, प्रतिशत के संदर्भ में वर्ष 2019 की तुलना में देश में कुल मैंग्रोव आवरण में 0.34% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब ये स्टेटमेंट आपके सामने है और उत्तर भी आपके सामने है। अब आपको सही उत्तर चुनना होगा, तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब तीनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। अगर मैंग्रोव आवरण की बात की जाए तो कितना है, 4,992 किलोमीटर। तो जो पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल है देश का उसका कितना है, 0.15% है। और 2019 से कंपेयर किया जाए, क्योंकि द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है ये, तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। और 2019 की तुलना में जो देश में कुल मैंग्रोव आवरण है उसमें 0.34% की वृद्धि दर्ज की गई है। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बांस आच्छादित क्षेत्रफल वाले 3 राज्यों का चयन करना है, मैक्सिमम से मिनिमम की ओर करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, इन्हें देख करके सही उत्तर चुनेंगे। ऑप्शन ए है, सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है, फिर एमपी और महाराष्ट्र। ऑप्शन बी है, सबसे ज़्यादा एमपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी है, फर्स्ट नंबर पर एमपी है, सेकेंड अरुणाचल प्रदेश और थर्ड महाराष्ट्र है, और फोर्थ हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो बांस के बारे में पूछा गया, बैम्बू बियरिंग एरिया पूछा गया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा एरिया है ना वो हो जाएगा आपका एमपी का, एमपी के बाद अरुणाचल प्रदेश और लास्ट में आएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी करेक्ट है, मैक्सिमम से मिनिमम पूछा गया था। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। तो नवीनतम अद्वितीय जो कृषि डेटा है 2023 का, जो कि 2024 में भी जो चीज़ें अपडेट होंगी वो मैं बताती चलूँगी। तो कुल खाद्यान्न की सर्वाधिक उत्पादकता जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में देखी गई है। चावल की सर्वाधिक उत्पादकता पश्चिम बंगाल राज्य में देखी गई है, और गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब राज्य में देखी गई है।
तो आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर सही है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब केवल तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। जो गेहूं की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है वो पंजाब राज्य में है, ठीक है। और कुल खाद्यान्न में आप देखेंगे जो उत्पादकता सबसे ज़्यादा है वो किसकी है, वो उत्तर प्रदेश नहीं है, वो पंजाब है। और जो चावल की सर्वाधिक उत्पादकता है वो कहाँ पर देखी गई है, वो भी पंजाब राज्य में। तो प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, इस पे ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा है आपको उसके अकॉर्डिंग बताना होगा कि कौन सा विकल्प गलत है, भी ये ध्यान दीजिएगा। तो मूल्य की दृष्टि से समुद्री उत्पाद भारत में सबसे अधिक निर्यात होने वाली कृषि वस्तु रही है। सेकंड है, भारत में मूल्य की दृष्टि से वनस्पति तेल सबसे बड़ा आयातित कृषि उत्पाद रहा है। थर्ड है, मसालों के उत्पादन की दृष्टि से इलायची की फसल सबसे अधिक उत्पादित मसाला रही है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन सी, मतलब थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सही है। तो मसालों की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादित मसाला रहा उसमें लहसुन की फसल आएगी, इलायची नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट है चीन अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। सेकंड है, अयस्कों तथा खनिजों की श्रेणी में सबसे ज़्यादा निर्यात हीरे का रहा है। थर्ड है, धातुओं और मिश्र धातुओं की श्रेणी में सबसे ज़्यादा निर्यात लोहा और इस्पात का रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला, भारत में यूरेनियम का जो सबसे ज़्यादा भंडार है वो आंध्र प्रदेश में है। सेकंड है, विश्व में यूरेनियम का जो सर्वाधिक भंडार है वो ऑस्ट्रेलिया में है। थर्ड है, कनाडा विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक देश है। कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है, और वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब पहला और दूसरा कथन तो सही है, तीसरा गलत है। क्योंकि जब बात यूरेनियम उत्पादक देश की जाएगी तो सबसे पहले नंबर पर कजाकिस्तान आता है, ना कि कनाडा। सेंसस के क्वेश्चन देखते हैं तो 2011 की जनगणना के संबंध में सही विकल्प चुनना है और सही उत्तर देना है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 था, बिल्कुल सही है। भारत का जो लिंगानुपात था, सेक्स रेशियो है, वो 943 था। और भारत का जो शिशु लिंगानुपात है, 0 से 6 वर्ष के बीच हम निकालते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये था 919, बिल्कुल सही है। और भारत की जो साक्षरता दर है वो 74% थी, ये गलत हो जाएगा। भारत की साक्षरता दर यहाँ पर गलत दे दी गई है, वो 73% थी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। 8th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहले सारे कथन देखिए, 2011 की जनगणना की बात की जा रही है। सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो बिहार राज्य में है, ठीक है, बिल्कुल सही है। सेकंड है कि 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जो जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का 17.51% है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये हो जाएगा 16.51%। याद रखिए, आपको ये भूलना नहीं है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल सही दिया गया है। राइट आंसर हम लोग यहाँ पर चूज करेंगे 1 और 3, ऑप्शन सी में दिया गया है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, सेंसस के बारे में है। तो ये यूपी का सेंसस है। तो यूपी का जो सोनभद्र जिला है ये झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। तो क्या सोनभद्र करता है? ठीक है, सोनभद्र को याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो झारखंड के साथ भी करता है और छत्तीसगढ़ के भी साथ करता है, एमपी के साथ भी करता है सोनभद्र, याद रखिएगा, और बिहार के साथ। तो 4 राज्यों के साथ सोनभद्र सीमा अपनी बनाता है। उत्तर प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और एमपी के साथ सबसे छोटी। तो यहाँ पर यही 2 स्टेटमेंट में गलती हो गई। इस सबसे लंबी सीमा किससे बनाएगा? एमपी के साथ। सबसे छोटी सीमा किससे बनती है? तो हिमाचल प्रदेश के साथ। और ये मैंने आपको कराया भी हुआ है, यूपी वाली जो क्लासेस हुई यूपीजीके की, उनमें से आप देख सकते हैं। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। 10th क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के संबंध में सेंसस के बारे में। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला जिला है यूपी का वो प्रयागराज है, बिल्कुल सही दिया गया है। सबसे अधिक जो 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, माफ कीजिएगा, जो भी चाइल्ड्स हैं, उनकी जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? प्रयागराज में है, ये भी सही दिया गया है। तो चाइल्ड पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? प्रयागराज में है। सबसे अधिक जो 10 की जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वो गौतम बुद्ध नगर में है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, 17वीं उत्तर प्रदेश की जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है उससे संबंधित प्रश्न है।
पहला स्टेटमेंट है झाड़ियों का जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो आगरा जिले में दर्ज किया गया है। और राज्य में मौजूदा जो कुल वन आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। और राज्य के कुल 4 जिलों में मध्यम सघन वन मौजूद नहीं है। ठीक है, बताना है कौन सा उत्तर सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 12th क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट है राज्य में जनजाति जिलों की संख्या 1 है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही दिया गया है। अब ये जनजाति जिला कौन सा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पिछली क्लासेस में जो भी ये जनजातियों से रिलेटेड हुए थे सेंसस वाले क्वेश्चन और सर्वेक्षण रिपोर्ट के भी, तब मैंने कराया था। तो सेकंड है राज्य में वनों के क्षेत्र के बाहर के वृक्षों का विस्तार 13,096 वर्ग किलोमीटर आंका गया है। बिल्कुल सही दिया गया है। और राज्य में मौजूद कुल वृक्ष आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.08% है। ये भी सही दिया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संगठक क्षेत्रों में नहीं आता है? ठीक है, इसमें गौतम बुद्ध नगर है, संत कबीर नगर, शामली या फिर इनमें से कोई भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें संत कबीर नगर नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर के बारे में पूछा गया, तो इसमें मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर आते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। पहला, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त को प्रचार बंधु कहा गया है। सेकंड है, नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। थर्ड है, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा का चित्रण किया गया है। और फोर्थ है, समुद्रगुप्त के शासन काल में कांची का पल्लव शासक विष्णुगुप्त था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 17th क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है अशोक का एरागुडी जो शिलालेख है वो बलिवर्ष शैली में लिखा गया है। पहला स्टेटमेंट है सेकंड, अशोक को धर्मराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था। थर्ड, अशोक ने अपने 11वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। फोर्थ है, कंधार में स्थित अशोक का शरे-कुना शिलालेख एक द्विभाषी शिलालेख है जिसमें ग्रीक और अरमाइक लिपियों का एक साथ उपयोग किया गया है। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में, याद रखिएगा, 8वीं जातियों का उल्लेख किया है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। 18th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है धनानंद द्वारा सौराष्ट्र का पश्चिमी भारत में विलय सिद्ध करता है। सेकंड है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सौराष्ट्र में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त था जिसने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख उसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ना कि धनानंद द्वारा, सौराष्ट्र का पश्चिमी भारत में विलय सिद्ध करता है। 19th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के तट पर स्थित निवासा से प्राप्त हुआ है। सेकंड है, मौर्य काल में व्यापारिक कारवां के मुखिया को सार्थवाह के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 20वां प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन देखते हैं, औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसके काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर अधिकांश पुस्तकें फारसी भाषा में लिखी गई थी। सेकंड है, सल्तनत काल में शाहजहां ने मुगल काल में फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग का गठन किया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने और मुगल काल में शाहजहां ने, इन्होंने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, और आधुनिक काल में बात की जाए तो डलहौजी ने की थी, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियोस आपके रिवीजन पर्पज से हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसके साथ पेड ग्रुप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे जानकारी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो बचे हुए समय में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।